इस वीडियो में हम लोग रेना मारिया रिल्के का लिखा हुआ द सॉन्ग ऑफ द ब्लाइंड मैन इस पोएम को पढ़ेंगे। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका बैकग्राउंड को समझेंगे और इसमें क्रिटिकल जो भी अप्रिसिएशन है, सिंबॉलिज्म है, उसको भी आगे समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो पोएम है द सॉन्ग ऑफ द ब्लाइंड मैन, ये ओरिजिनली जर्मन भाषा में लिखा गया था, वहाँ से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एल्बर्ट अर्नेस्ट फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब आपको इसका टेक्स्ट के साथ में भी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया हुआ टेक्स्ट का कुछ कुछ वर्ड्स एक दो अलग देख सकते हैं। वो ट्रांसलेशन का फ़र्क की वजह से, जैसे अलग अलग व्यक्ति ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है, बट मेन मीनिंग आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसमें रिल्के का एक पर्सनल बैकग्राउंड भी है कि उनका जो फ्रेंड और पैट्रन थी, दैट इज पॉला मॉडरसन बेकर, उनका एम्बोलिज्म का वजह से डेथ हो गया था। एम्बोलिज्म यानी होता है आपका ब्लड आर्टरी जो है उसमें क्लॉट जम जाना, उसमें कोई तरीके का फैट जम जाना या क्लॉट जम जाना, जिससे फ्री ब्लड फ्लो ना हो सके। तो उससे उनका देहांत हो गया था 1912 में। और उनका एक यंग चाइल्ड भी था, ठीक है, उनका मौत के बाद, जो काफ़ी बेसहारा हो गया था। तो ये जो ट्रेजेडी है ये काफ़ी इफेक्ट किया था रिल्के को, और इसी ट्रेजेडी का बैकड्रॉप में उन्होंने ये पोएम लिखा है द सॉन्ग ऑफ द ब्लाइंड मैन। जैसे कि टाइटल से साफ हो रहा है कि इसमें एक अंधे व्यक्ति का दुख को, ट्रेजेडी को, बेसहायता को बताया जा रहा है कि कैसे एक साइटेड पर्सन यानी नॉर्मल दृष्टि शक्ति है, ऐसे व्यक्ति का ज़िंदगी के साथ एक ब्लाइंड मैन का ज़िंदगी का कितना ज़्यादा अंतर होता है। जिसके पास साइट है, जिसके पास देखने का क्षमता है, वो कितना ब्लेस्ड है, लेकिन वो खुद वो रियलाइज़ नहीं करता। और एक तरफ है जो ब्लाइंड मैन, जिसको हर मतलब सेकंड में उसको डिपेंड रहना पड़ता है, उसका ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके बताया गया है व्हाट इज द प्लाइट ऑफ अ ब्लाइंड मैन इन अ डे टू डे लाइफ। ओके, आइए शुरू करते हैं। आई एम ब्लाइंड, यू आउट देयर, दैट्स अ कर्स अगेंस्ट वंस विल, अ कंट्राडिक्शन। तो मैं जो हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। यू आउट देयर, ये पोएट जो है, स्पीकर, इनके पोएम के स्पीकर रीडर्स को बता रहे हैं, रीडर्स को वो पुकार रहे हैं कि सुन रहे हो तुम वहाँ खड़े होके, और वो अज्यूम कर ले रहे कि जो रीडर उनका है या जिससे वो बात कर रहे हैं वो एक साइटेड पर्सन है, वो उनको दिखाई देता है, उसके पास नॉर्मल विजन है, जो कि पोएम का स्पीकर हु इज़ अ ब्लाइंड मैन उनके पास नहीं है। तो वो साइटेड पर्सन को उद्देश्य करके बोलते हैं कि सुन रहे हो तुम वहाँ खड़े होके, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, और ये मेरे ऊपर एक अभिशाप है, और ये मेरे इच्छा के विरुद्ध आया है। अगेंस्ट वंस विल मतलब मेरा इच्छा नहीं था, आई वॉज नॉट विलिंग टू बिकम ब्लाइंड, बट स्टिल आई एम अ कॉन्ट्राडिक्शन, अ हैवी डेली बर्डन। ये एक तरीके का ऑपोजिशन है। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे ज़िंदगी काटने में, देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देखने का नसीब नहीं है। और ये एक डेली का बर्डन है, डेली का एक बोझ है जो मुझे ढोना पड़ रहा। क्या एक बोझ है? मेरा ये अंधापन, मेरा ब्लाइंडनेस, ये मेरा अपने आप का एग्जिस्टेंस का ऊपर एक बोझ है, मेरे ज़िंदगी के ऊपर एक बोझ है, लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा, और डेली यही बोझ, यही दुख, यही प्रॉब्लम का साथ मुझे लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। आई ली माई हैंड ऑन द आर्म ऑफ माई वाइफ, माई ग्रे हैंड अपॉन हर ग्रेयर ग्रे, एज शी गाइड्स मी थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। तो मैं अपना हाथ रखता हूँ मेरी वाइफ के हाथ के ऊपर। क्यों? क्योंकि जाहिर सा बात है कि मेरी वाइफ ही मुझको हाथ पकड़ के लेके चलती है, हर जगह गाइड करती है। क्योंकि मैं अंधा हूँ तो मुझे दिखता नहीं है, आई एम नॉट एबल टू नेविगेट माई सेल्फ। ठीक है, उतना सिंपल बेसिक चीज़ भी मैं करने में असक्षम हूँ, इसके लिए भी मुझे अपने वाइफ पे डिपेंड करना पड़ता है। माई ग्रे हैंड, अब यहाँ ग्रे क्यों बताया गया है? ग्रे इसमें दो रीज़न की वजह से, एक ग्रे मीन्स नो कलर, या एटलीस्ट नो ब्राइट कलर। तो जैसे ज़िंदगी से उसका सारा रंग उड़ गया है, ये लिटरली भी रंग उड़ गया है, और आप मेटाफोरिकली भी समझ सकते हैं कि रंग खुशियों को इजहार करता है, रंग प्यार का एक तरीके से सिंबल होता है, रंग वैचित्र का सिंबल होता है। तो उसका ज़िंदगी में कोई वैरायटी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता। तो इसलिए उसके लिए हर रंग, एवरी कलर इज़ ग्रे फॉर हिम, एवरीथिंग इज़ डार्क फॉर हिम। ठीक है, तो मेरा वो जो ग्रे हैंड है, वो मैं उसका और भी ज़्यादा ग्रे हैंड के ऊपर रखता हूँ। अब उसका हैंड यानी मेरे वाइफ का हैंड को और भी ज़्यादा ग्रे क्यों बोला गया है? क्योंकि मेरा वाइफ का थ्रू मुझे जो दिखता है, मेरा वाइफ का थ्रू मुझे जो ज़िंदगी समझ में आता है, जो दुनिया में देखता हूँ, वो मेरा अपने ज़िंदगी से भी ज़्यादा बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि मैं खुद तो उसको परसीव नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि चीज़ एक ही है, वहीं घर है, वहीं बाग है, वहीं नदी है, वहीं संसार है, जगत सब सेम ही है। जो वो मुझे दिखा रही है, अगर मैं खुद भी देखता तो चीज़ें बदल नहीं जाती, लेकिन परसेप्शन बदलता, क्योंकि मैन टू मैन परसेप्शन वैरी करता है। सेम चीज़ को
आप जो निगाहों से देखोगे उसको देख के आपका जो फीलिंग आएगा, ज़रूरी नहीं कि आपके बगल वाला को भी सेम फीलिंग आए। यही तो सब्जेक्टिविटी होती है, यही तो पर्सनल थॉट्स होता है। तो उसका पास पर्सनल थॉट करने का कोई मतलब स्कोप ही नहीं है। उसका वाइफ उसको जो दिखा रही है मोनोटोनसली वही उसको देखना पड़ रहा है। वाइफ का परसेप्शन का थ्रू वो जी रहा है, उसके पास अपना कोई परसेप्शन नहीं है, इसलिए वो और भी ज़्यादा मोनोटोनस बनते जा रहा है। एज शी गाइड्स मी थ्रू एम्प्टी स्पेसेस, फांका जगह के थ्रू, खाली जगह का थ्रू वो मुझे लेके जा रही है। अब खाली जगह मतलब ये मत समझिए कि उसको कोई फांका मार्ट में या ऐसा कोई जगह में ले का थ्रू वो लेके जाती है जहाँ पे कोई सामान है ही नहीं। या एम्प्टी स्पेसेस एक्चुअली उसका इमोशनल एम्प्टीनेस को दर्शाता है। ठीक है, एक तो उसका ज़िंदगी ऐसे ही खाली है, क्यों? क्योंकि उसका देखने का नियमित उसके पास नहीं है, देखने का क्षमता उसके पास नहीं है, तो उसका ज़िंदगी ऐसे ही विजुअल ब्यूटी से वॉइड है। प्लस वो इमोशनल एम्प्टीनेस भी इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो अंधा है, तो वो सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाता है, उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं रखता, उसको पास कोई कंपेनियन नहीं है, वो उस तरीके से डेली लाइफ में इंगेज नहीं हो सकता जैसे एक नॉर्मल साइट वाला इंसान हो सकता है। तो एम्प्टी स्पेस उसके लिए इमोशनल एम्प्टीनेस को भी बयां करता है और फिजिकल एम्प्टीनेस या फिजिकल जो डिफॉर्मिटी है, ब्लाइंडनेस, उसको भी बयां करता है। यू मूव अबाउट एंड स्टर एंड इमेजिन योर साउंड्स डिफरिंग फ्रॉम स्टोन टू स्टोन। अब वो किसको उद्देश्य कर रहा है? वहीं जो नॉर्मल दृष्टि शक्ति वाला जो रीडर है उसको उद्देश्य करके, या सुनने वाला है नॉर्मल दृष्टि शक्ति वाला, उसको बोल रहा है कि तुम तो इधर उधर जाते हो, घूमते हो और सोचते हो, कल्पना करते हो। क्या? योर साउंड्स डिफरिंग फ्रॉम स्टोन टू स्टोन, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में तुम अपने आवाज़ को डिफरेंट होने पाते हो। मतलब यहाँ पे आप इकोइंग भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कुछ बोलते हो तो अलग अलग जगह से अलग अलग इको करता है, अलग अलग जगह में आप जाओगे तो आपका आवाज़ अलग अलग तरीके के आएगा। तो एक आप ये समझ सकते हो कि जैसे अलग अलग जगह में से इको अलग अलग आता है, तो वो एक साइट वाला आदमी या एक नॉर्मल सेंसिबिलिटी वाला आदमी समझ सकता है, देख सकता है कि कैसे अलग अलग जगह है। वैसे मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरे लिए हर स्टोन सेम ही है, मेरे लिए हर जगह सेम है, मेरे लिए हर साउंड सेम है। मैं ना तो एक तो मैं देख नहीं पाता, और क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ तो ये जो डिसेबिलिटी है ये मेरे बाकी सेंसिबिलिटीज़ को भी या मेरे बाकी सेंसरी परसेप्शन को भी कोई ना कोई तरीके से, एक तरीके से लिमिट करके रख दे रहा है। बट यू आर मिस्टेकन, लेकिन तुम गलत हो। किस लिहाज से गलत हो? जिंदगी के बारे तुम्हारा सोच में तुम गलत हो, तुम जिंदगी को नहीं समझते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारा भी जिंदगी में परेशानियां हैं, जिंदगी असल में कितना दर्दनाक है, जिंदगी कितना खराब है, जिंदगी कितना चैलेंजिंग है, ये तुम समझते हो। बट यू आर रॉन्ग। एक्चुअली ज़िंदगी कितना परेशानी है, एक्चुअली ज़िंदगी में कितना ज़्यादा प्रतिबंधकताएं हैं, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो तुम मुझसे पूछ के देखो। आई अलोन लिव एंड सफ़र एंड कंप्लेन, फॉर इन मी इज़ एन एंडलेस क्राइम। मैं अकेला जीता हूँ, मैं अकेला भुगतता हूँ और मैं अकेला ही कंप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है एक कभी ना रुकने वाला चीख, कभी ना रुकने वाला जो क्राई है वो। अब ये एंडलेस क्राइंग मतलब क्या समझ में आ रहा है? वो जो उसका अफसोस है, वो जो उसका रिग्रेट है, किस चीज़ के लिए? बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू सी, ही हैव नॉट रिसीव द गिफ्ट ऑफ विजन। तो ये जो एक अफसोस है, ये जो एक खालीपन है, ये जो एक एम्प्टीनेस है, ये उसको हमेशा कुरेदता है। हर मोमेंट उसको ये अफसोस लगा रहता है कि उसका ज़िंदगी इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, उसका ज़िंदगी में इतना सफरिंग क्यों है, लेकिन वो किसी और के साथ ये शेयर भी कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास सुनने के लिए है ही कौन? एक अंधा को समय देने के लिए समय किसका ही पास है? तो वो हर तरीके से अकेला है, ना उसको कंप्लेन सुनने वाला कोई है, ना उसका सफरिंग को समझने वाला कोई है, और ना उसका ज़िंदगी में उसका गम को शेयर करने के लिए कोई है। क्योंकि कोई शेयर करना चाहेगा भी तो एक साइटेड आदमी जो जो देख सकता है, वो कभी भी एक नहीं देखने वाले का दर्द को समझ ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ अ फंडामेंटली डिफरेंट सिचुएशन। एंड आई डू नॉट नो वेदर इट इज़ माई हार्ट दैट क्राइज और माई बावल्स। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा अंदर जो कभी ना रुकने वाला एक चीख है, जो दुख है, ये जो दर्द है, ये जो गम है, ये क्या मेरे दिल से आ रहा है या फिर मेरे बावल्स में से आ रहा है? बावल्स में तो इंटेस्टाइन, ये आपका एक तरीके से बॉडी को या फिजिकलिटी को मतलब सिंबलाइज कर रहा है। तो ये मेरा जो शरीर का गम है, ये मेरा फिजिकल एक एबिलिटी है ना देख पाना, सिर्फ उसका गम है, या ये मेरे दिल का गम है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं भी बाकियों के जैसे दुनिया में आया हूँ, दुनिया में जैसे रूप रस इतने सारे हैं, इतने सारे ब्यूटीज़ है, इतने सारे मज़े हैं, इतने सारी खूबसूरतियाँ हैं, वो बाकी सब एंजॉय कर पा रहा है, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। जिंदा होके भी मैं ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पा रहा हूँ, आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ, शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये तो मेरा दिल का भी एक गम है, ये मेरे दिल का भी एक दर्द है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कभी कभी, ये जो कभी ना होने गम, ये दिल का ज़्यादा है या शरीर का ज़्यादा है?
डू यू रिकॉग्नाइज दिस सॉन्ग्स, क्या तुम इन संगीतों को पहचान रहे हो। यहाँ पे संगीत मतलब उसका अपना ये जो कंप्लेन्स है उसको बताया जा रहा है। ये ब्लाइंडनेस का वजह से उसका जो दिल है एकदम जख्मी हो गया है, और इस जख्मी दिल से उसका जो आहें निकल रहा है, उसका जो कंप्लेंट्स निकल रहा है, उसका जो इमोशनल आउटकम निकल रहा है, ये जो कंप्लेंट्स वो कर रहा है, ये जो अपना कहानी वो बता रहा है, इसी को सॉन्ग्स बताया गया है। यू नेवर सैंग देम, नॉट क्वाइट विद दिस इंटोनेशन। तो तुम इन गीतों को कभी गाए ही नहीं हो जो गीत मैं अभी गा रहा हूँ, और अगर गाए भी होगे तो कम से कम इस टोन में तो नहीं गाए होगे जिस टोन में मैं गा रहा हूँ। इंटोनेशन मतलब आपका टोन, किस टोन से आप बात करते हो, किस टोन से आप गीत गाते हो, ठीक है। तो अब इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आलम है ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरा जो दर्द है, मेरा जो तकलीफ़ है, मैं किस हालत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ वो बस मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परिस्थितियों से कभी गुजरे नहीं, तो कभी भी तुम मेरा दर्द को या मेरा फीलिंग्स को समझ सकोगे ही नहीं, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है। देख, जिसके पास विजन है ना उसका परसेप्शन ही अलग होता है, जिसके पास विजन नहीं है उसका परसेप्शन पूरा अलग होता है। दुनिया को देखने का नज़रिया, दुनिया को इंटरप्रेट करने का तरीका एक साइटेड आदमी का कंप्लीटली अलग होगा और एक साइटलेस आदमी का कंप्लीट अलग होगा, ठीक है। For you, every morning brings its new light warm through your open windows. क्योंकि तुम्हारे लिए हर सुबह अपना नया रोशनी लाता है, नया एहसास लाता है, नया गर्माहट लाता है प्यार का थ्रू तुम्हारे खुले हुए खिड़कियों में से। एंड यू हैव द फीलिंग फ्रॉम फेस टू फेस दैट टेम्प्ट्स यू टू बी इंडल्जेंट, और तुम्हारे पास वो फीलिंग है कि तुम एक चेहरे से दूसरे चेहरे को अलग कर सको, चेहरे के अंदर किसी का चेहरा में देख करके उसका जो इमोशनल कोई जेस्चर पता चलता है, वो खुश है कि दुखी है कि गम में है कि हंस रहा है कि रो रहा है, चाहे वो अपने मुंह से एक आवाज़ तक ना निकाले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा में नज़र डाल के ही तुम बता दे सकते हो वो किस मूड में है। तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास विजन का पावर है। ये लग्जरी तुमको मिल रहा है। और क्या लग्जरी तुमको मिल रहा है? एक तो तुमको इमोशनल कनेक्शन का एक आशीर्वाद मिला हुआ है, प्लस और एक क्या चीज़ कि तुम डेली अपना खुला हुआ खिड़की से अंदर आते हुए रोशनी को देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पास खुला हुआ खिड़की नहीं है, या मेरा खुला हुआ खिड़की के अंदर से रोशनी नहीं आता है, या हर सुबह मेरा घर के अंदर सूरज अपना किरण नहीं देता, देता है। जो तुमको मिलता है वो मुझे भी मिलता है, लेकिन मेरा ट्रेजेडी तो देखो कि नेचर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, सूरज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, रोशनी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। मेरे की जो डिसेबिलिटी है, ये मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं होने का एहसास दिला रहा है, और ये ही सबसे ज़्यादा मुझे कुरेता है। एक है जो आदमी का पास कोई चीज़ नहीं है, तब उसका गम अलग है, लेकिन आदमी का पास सब चीज़ है, सब चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद भी वो उसका अगर इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसके बाद भी अगर वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, उसका लुफ्त नहीं उठा पा रहा, तो उसका जो ट्रेजेडी है, उसका जो गम है, वो कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा, कितना ज़्यादा अफसोसमय होगा। कभी ये सोच के देखे हो? इसीलिए तुम्हारा नज़रिया और मेरा नज़रिया कभी भी एक हो ही नहीं सकता है, और तुम इंडल्जेंट इसीलिए हो सकते हो दैट टेम्प्ट्स यू टू बी इंडल्जेंट। ये जो तुम्हारे पास साइट है ना, ये जो देखने का क्षमता है, यही तुमको इंडल्जेंट होने में उकसाता है। इंडल्जेंट यानी बिकम वेरी कंफर्टेबल, बिकम वेरी ईजी, सब चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी है। आदमी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना तुम्हारे लिए ईजी है, दुनिया का जो रंग रूप है, जो ब्यूटी है, उसको एंजॉय करना तुम्हारे लिए ईजी है, दुनिया का जो वैरायटी है, दुनिया का जो विभिन्नताएं है, दुनिया का जो भी रंग रूप है, जो रोशन जो चीज़ है, उसको महसूस करना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। ओके, तो ये था पूरा पोएम, जहाँ पे एक साइटेड और एक साइटलेस व्यक्ति का कंपैरिजन करके एक साइटलेस व्यक्ति कितना ज़्यादा असहाय होता है, बोथ इन एन इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, ये ऑन अ सोशल लेवल एज वेल, ये भी दिखा दिया गया है। आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो क्या कौन टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।